नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने व्याकरण से रिलेटेड शिक्षण विधियां, हमने गद्य से रिलेटेड शिक्षण विधियां, और अब हम जो शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे वे हमारी पद्य से रिलेटेड शिक्षण विधियां हैं, जिसके अंतर्गत हमने जैसे मान लो अपन ने दंडान्वय विधि का अध्ययन कर लिया था, और व्याख्यान विधि का, अनुवाद विधि का, है ना, और इस तरह से हम ये अध्ययन कर चुके थे। अब हमारी जो नेक्स्ट पद्धति थी, नेक्स्ट जो विधि है वह हमारी खंडान्वय विधि है। ठीक है, वह हमारी खंडान्वय विधि है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझा तो दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कल हम इसको पुनः पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसके अंतर्गत हम इसे पुनः पढ़ेंगे। अब देखो, खंडान्वय विधि क्या है। काव्य शिक्षण की इस विधि में यह भी अन्वय कराने हेतु सर्वप्रथम प्रधान वाक्य को ढूंढा जाता है। उसमें तो क्या थे, व्याकरण से रिलेटेड। दंडान्वय में तो क्या किया था हमने, व्याकरण से रिलेटेड जो शब्द थे उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, हम पूरे वाक्यों को ही ढूंढ लेंगे। किंतु जहाँ दंडान्वय विधि में प्रश्न संबंधी, व्याकरण संबंधी होते हैं, वहाँ खंडान्वय विधि में प्रश्न पाठ्य विषय वस्तु पर आधारित होते हैं तथा साहित्यिक अर्थ रखते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए कै, कम, केन, कस्में, है ना, आदि का प्रयोग किया जाता है। देखो, कै, कम, केन, कस्में इत्यादि का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है और प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कथम भू, किम भूत है, कीदृश आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कदा, कुत्र, कथम, किमर्थम, कुतः आदि शब्दों का प्रयोग कर क्रिया और क्रिया विशेषण का ज्ञान प्राप्त होता है। और अन्वय प्रबोधन में खंडान्वय की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है। अब देखो, जो खंडान्वय विधि है, देखो खंडान्वय विधि। अब देखो लास्ट में अन्वय आ रहा है ना, तो आप ये मान लीजिए जैसे दंडान्वय और खंडान्वय। अब दंडान्वय में तो क्या थे, ग्रामर से रिलेटेड, एक को याद कर लो या तो, या फिर खंडान्वय को याद कर लो या दंडान्वय को याद कर लो, दोनों एक दूसरे की है। तो दोनों में ही क्या होता है, दोनों में ही अन्वय कराने हेतु ये काम में आती है, लेकिन एक में तो ग्रामर से रिलेटेड और एक में जो हमारा जो विषय वस्तु है उससे रिलेटेड प्रश्न इसके अंतर्गत बनते हैं। ठीक है, देखिए इसकी क्या परिभाषा है, ये देखिए, कर्तृ कर्म क्रिया स्वाक्ष लोके योजस ततः परमे किमो रूपे पुरस्कृत है तृतीयाति नियोजयेतु लंबवंत है च तुमुनंत च त्यक्तवंत है कर्म विभूषणा शीतम खंडान्वये पुनः प्रश्न पूर्व मन्यते प्रजोयते। खंडान्वय विधि प्रश्नोत्तर विधि का ही एक अंग होता है। यह है, अब इसको हम देखो, इसको अंडरलाइन करें, क्योंकि जो प्रश्नोत्तर विधि होती है वह खंडान्वय विधि का ही एक अंग है। अब इस तरह से प्रश्न बनता है मित्रों एग्जाम के अंतर्गत हमारे पास में, प्रश्नोत्तर विधि का रिलेशन कौन सी विधि से है, या खंडान्वय विधि का संबंध कौन सी विधि से है। तो कौन सी विधि से है खंडान्वय विधि का संबंध, प्रश्नोत्तर विधि से। यह विधि मीमांसा शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है तथा इसके अनुसार आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का ज्ञान वाक्यार्थ के लिए प्रयोग आवश्यक है तथा प्रश्नोत्तर प्रणाली का उद्गम स्थान आकांक्षा ही है। और इस तरह से खंडान्वय विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं। इसमें छात्रों की पूर्ण भागीदारी होती है अपने अध्यापक के साथ में, पूरे छात्र इसमें सक्रिय रहेंगे और इसकी पाठ में निरंतर रुचि बनी रहती है। इससे छात्रों को श्लोक के भावों को स्वतः ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। यह विधि सामूहिक रूप से शिक्षण कराने के लिए उपयुक्त है। प्रश्न साहित्यिक होते हैं। इसमें प्रश्न कैसे होंगे, साहित्य से रिलेटेड होंगे। अतः छात्रों को काव्य को की सौंदर्य अनुभूति कराने का अवसर भी प्राप्त होता है। इस विधि से निम्नलिखित श्लोक इस प्रकार पढ़ाया जा सकता है, जैसे सक्यो वारी तुम्हें जलेन हत भूक है छात्रेण सूर्य ताप है नगेंद्र है निशीता कुशेन सहमदो दंडेन गो गर्दभ है व्याधि भेषज संग्रह विविध मंत्र प्रयोग विश्व है। तो इस तरह से देखो, इस तरह से हमारे जो श्लोक हैं वो इस तरह से यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड प्रश्नों को बनाया जाएगा और प्रश्नों के माध्यम से श्लोक को समझाया जाएगा, इसलिए इसे खंडान्वय विधि कहते हैं। अब नेक्स्ट, अब कुछ भी इसमें अपन को रटने की आवश्यकता नहीं है, या अपने पास वहाँ कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आते, अपने पास आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन
क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रश्नोत्तर विधि किसे कहते हैं? खंडान्वय विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। खंडान्वय विधि के अंतर्गत किस तरह से प्रश्न बनते हैं? वही सेम बात है कि विषय वस्तु से रिलेटेड प्रश्न कौन सी विधि में बनते हैं, तो वो 4 ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन में एक होगा खंडान्वय, तो हमको खंडान्वय पर टिक करना है। ठीक है, तो ये हमको जैसे ही यदि हमको इनके आंसर आते हैं तो हम आसानी से टिक कर सकते हैं। ऐसे ही भाष्य विधि, भाष्य विधि देखो, इसे हम व्यास विधि भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? व्यास विधि भी कहते हैं। इसमें शिक्षक कथावाचकों के समान अनेक दृष्टांतों का आश्रय लेकर श्लोकों को स्पष्ट करता है। उसके प्रत्येक पद को भाषा एवं भाव की दृष्टि से परखना पड़ता है। भाषा की दृष्टि से विचार करते समय शिक्षक प्रत्येक शब्द के महत्व, उसके स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग करने के अर्थ, दोष, माधुर्य एवं वाक्य विन्यास पर बड़े प्रभाव आदि की ओर संकेत करता है। भाव की दृष्टि से अनेक उदाहरणों का सहारा लेते हैं। अतः कथाओं, ऐतिहासिक संदर्भों के माध्यम से विषय आसानी से स्पष्ट हो जाता है। शिक्षक को भावानुसार उचित भाव भंगिमा, भाव विव्यंजकता एवं अभिनय के साथ श्लोक का सस्वर वाचन कराना होता है। मतलब जोर जोर से आवाज में क्या करवाना होता है? वाचन करवाना होता है। इसमें शिक्षक सक्रिय व छात्र निष्क्रिय होते हैं तथा यह उच्च कक्षाओं के लिए ही अधिक उपयोगी है। देखो, भाष्य विधि के अंतर्गत क्या होता है? इसे व्यास विधि भी कहते हैं। एक तो ये याद रखेंगे हम, इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम व्यास विधि भी कहते हैं। ठीक है, भाष्य विधि को ही हम व्यास विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब व्यास विधि में क्या है? इसमें शिक्षक कथावाचकों के समान अनेक दृष्टांतों का आश्रय लेकर श्लोक को स्पष्ट करता है। तरह तरह की बातें बताते हुए उस श्लोक को स्पष्ट करेगा, है ना। तो इसमें प्रत्येक पद को भाषा एवं भाव की दृष्टि से परखना पड़ता है। जो भी पद होते हैं इन्हें हम भाव के अकॉर्डिंग परखेंगे। भाषा की दृष्टि से विचार करते समय शिक्षक प्रत्येक शब्द के महत्व, उसके स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग करने से अर्थ, दोष, माधुर्य एवं वाक्य विन्यास पर पड़े हुए प्रभाव की ओर संकेत करता है। भाव की दृष्टि से अनेक उदाहरणों का यहाँ सहारा लेते हैं। अतः कथाओं, ऐतिहासिक संदर्भों के माध्यम से विषय आसानी से स्पष्ट हो जाता है। शिक्षक को भावानुसार उचित भाव भंगिमाओं, भाव विभंजकता एवं अभिनय के साथ में श्लोक का सस्वर वाचन करना होता है। इसमें शिक्षक सक्रिय व छात्र निष्क्रिय होते हैं और यह उच्च कक्षाओं के लिए भी अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट अपने पास में जो विधि है वह है तुलना विधि। नेक्स्ट जो विधि है वह है तुलना विधि। देखिए, तुलना विधि। अब तुलना विधि में कैसे? जैसे मान लो हम एक किसी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड उसी के समानता बताते हुए कोई उसी से रिलेटेड हम दूसरा विषय भी वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये कौन सी विधि हो गई? तुलना विधि हो गई। इस विधि में शिक्षक प्रस्तुत श्लोक को उसके सामने भावों वाले श्लोक से तुलना करते हुए पढ़ाते हैं और इस विधि में शिक्षक को अधिक श्रम करना पड़ता है। इससे छात्र में विषय वस्तु के प्रति रुचि बढ़ जाती है तथा प्रस्तुत श्लोक के अर्थ को हृदयंगम करने में सुविधा होती है। इसके लिए शिक्षक को साहित्य का अच्छा ज्ञाता व भाषाविद होना चाहिए, जिससे छात्र में तर्क व निरीक्षण शक्ति का विकास हो और समान भाव से श्लोक, कविता से तुलना अनेक प्रकार से करवाई जा सकती है। जैसे एक कवि की एक ही भाषा में विभिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त एक ही भाव की कविताओं की तुलना करवाना। नेक्स्ट है अपना एक ही भाषा के दो भिन्न कवियों के समान भाव की कविता की तुलना करवाना। नेक्स्ट है भिन्न भाषाओं के कवियों की कविताओं से तुलना करवाना। अब तुलना से रिलेटेड जो हमारे उदाहरण है वो देखो, परोपकार है फलंती वृक्षा। अब देखो वृक्षों की तुलना किससे कर दी? परोपकारियों से कर दी। ठीक है, ऐसे परोपकाराय वहंती नदियाँ, परोपकार हेतु नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय दुहंती
गाव, गायें भी परोपकार के लिए दूध देती हैं। ऐसे ही परोपकाराय मृत शरीरम, हमारा जो शरीर है वह भी परोपकार के लिए ही होना चाहिए। उपयुक्त श्लोक को पढ़ते समय हिंदी भाषा के निम्नलिखित भाव समान भावों के पद का प्रयोग किया जा सकता है। वृक्ष कबू है न फल भाखे, नदी न सींचे नीर, परमारथ के करने साधु धारण शरीर। न चौहार्य न ही राजहार्य, न भ्राते भंजे, न चे भार करी वे कृत्य वर्धे एवं नित्य विद्या धनम है सर्वधनम प्रधानम। ये कहता है कि न चोर चुरा सकते हैं, न राजा इसको ले सकते हैं, न भाई बांट सकते हैं, और वह करने पर बढ़ती है। नित्य विद्या धन में एक ऐसा प्रसाद है, ऐसा संवर्धन है। उपयुक्त श्लोक की तुलना हेतु निम्न श्लोक दिया गया है। अपूर्व को अपि कोशे अप्यम विद्यते तथा भारती व्यवहितो हो वृद्धि मायाति क्षण मायाति संचयते। दोनों ही श्लोकों के महत्व से संबंध है, अतः विद्या रूपी धन के खर्च हो जाने से बढ़ता है, इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है, तो इस तरह से दो श्लोकों के, एक श्लोक तो है अपने पास जैसे मान लो, और दूसरा श्लोक आपके अध्यापक ने आपको उसके कंपैरिजन में आपको पढ़ा दिया, तो वह क्या होगा, वह कौन सा, अब देखो ये वाला जो श्लोक है, ये वाला जो श्लोक है इसके कंपैरेटिवली इस श्लोक को पढ़ा दिया, तो अब इससे क्या होगा कि कंपैरेटिवली हम किसी श्लोक को समझ और पढ़ सकते हैं। ये भी उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए समीक्षा विधि। अब समीक्षा विधि है। अब देखिए समीक्षा विधि में क्या है, इसमें छात्रों को कवि द्वारा प्रतिपादित जीवन दर्शन का ज्ञान करवाया जाता है। साथ ही इसकी भाषा शैली, अलंकार, छंद, कल्पना, विचार तथा भाषा तत्वों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। समीक्षा हेतु अन्य कवियों की भाषागत विशेषताओं से तुलना की जाती है। कविता की दृष्टि से पृष्ठभूमि की रचना करते हुए तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, पारिस्थितिक ऐसी परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है, क्योंकि कवि इन्हीं से प्रेरित होकर कविता करता है और यह विधि उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। अब देखो समीक्षा के अंतर्गत क्या होता है, देखो समीक्षा जब हम करेंगे, ये मान लो किसी चीज के बारे में हमको सोचना, समझना, पहचानना, अब देखो इसमें छात्रों के कवि के द्वारा प्रतिपादित जीवन दर्शन का ज्ञान करवाया जाता है। साथ ही भाषा शैली, अलंकार, छंद और कल्पना, विचार तथा भाषा तत्वों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। समीक्षा हेतु अन्य कवियों की भाषागत विशेषताओं से तुलना की जाती है। एक तो कवि है ही अपने पास में और अन्य कवियों की तुलना उसके साथ करते हुए उसकी भाषागत विशेषता का वर्णन यहाँ पे किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है हमारी वह है टीका विधि। संस्कृत विद्वानों ने संस्कृत के समस्त प्राचीन साहित्यिक और साहित्यिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं, जिसमें मल्लिनाथ की टीका विशेष ख्याति प्राप्त है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे संस्कृत विद्वानों ने संस्कृत के समस्त प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों पर अनेक प्रकार की टीकाएं लिखी हैं, जिसमें से मल्लिनाथ की जो टीका है वह विशेषतः ख्याति प्राप्त है। मल्लिनाथ की जो टीका है वह क्या है, ख्याति प्राप्त है। इसमें श्लोकों तथा अनुच्छेदों की साहित्यिक और व्याकरण संबंधी संबंधों की हर प्रकार की व्याख्या कर दी जाती है तथा प्रसंगानुसार अमरकोश विधि, तुलना विधि, प्रयोग विधि, व्युत्पत्ति विधि का प्रयोग भी यहाँ किया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारी संस्कृत टीकाएं हैं उनको भी यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बाकी अपने कोई काम की ऐसी है नहीं। यदि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम दे रहे होते हैं तो वह हमारे काम की होती हैं। ये देखिए ये यहाँ पे जो संस्कृत की टीकाएं दी हैं तो इनका हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं है। हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो इस प्रकार टीका विधि भावों का स्पष्टीकरण तथा विषय सामग्री का आलोचनात्मक विश्लेषण करवाती है तथा आलोचना भी की जाती है, उसमें उसकी बढ़ाई भी की जाती है, दोनों ही बात की जाती है टीका के अंतर्गत। ठीक है, काव्य शिक्षण की यह विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। अब प्रश्न यह उठता है कि उपयुक्त विधियों में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है, और उत्तर यह है कि छात्रों के स्तर व विषय वस्तु के आधार पर विधि का चयन किया जाना चाहिए और माध्यमिक व उच्च स्तर पर एक से अधिक विधि का प्रयोग करते हुए समन्वय
विचारात्मक दृष्टिकोण रखा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। काव्य शिक्षण के प्रमुख सोपान हैं, देखो जैसे काव्य शिक्षण के जो प्रमुख सोपान है वे हमारे हैं, एक तो हमारा सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, सहायक सामग्री है, पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए। अब ये अपने क्या है, ये सब अपने कहाँ काम में आते हैं, वे अपने जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं संस्कृत के, जब हमारी बीएड की जो कक्षाएं होती हैं उनके अंतर्गत हम लेसन प्लान बनाते हैं, वहाँ ये हमारे सोपान काम में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज खंडान्वय विधि के साथ साथ हमने तुलनात्मक विधि में दो चीज़ों की एक साथ तुलना करना, समीक्षा विधि कि जो भी हमने पढ़ा है हम उसका निचोड़ उसके माध्यम से बताएंगे, धार्मिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर उस पर प्रकाश डालेंगे। टीका विधि के अंतर्गत हमने बताया है कि जिस तरह से मल्लीनाथ इत्यादि ने जो टीकाएं लिखी हैं, ख्याति प्राप्त की है, उन सभी का वर्णन है इसमें। ऐसे ही हमने भाष्य विधि पढ़ी, भाष्य विधि के अंतर्गत हमने क्या किया, इसे व्यास विधि भी कहते थे। भाष्य विधि को ये याद रखना, इनकी जो सेकंड नाम है इन्हें जरूर याद रखना, क्योंकि जो सेकंड नाम है इन्हीं के माध्यम से कोई ना कोई प्रश्न बन जाता है। ठीक है, और खंडान्वय विधि को एक अन्य विधि काव्य शिक्षण की इस विधि के द्वारा भी हम क्या करते हैं, अन्वय इत्यादि करते हैं। अब दंडान्वय और खंडान्वय दोनों में अन्वय करते हैं, तो दंडान्वय में तो मैंने आपको बताया था कि किससे रिलेटेड हम करते हैं अन्वय, दंडान्वय विधि के अंतर्गत तो हम अपने ग्रामर से रिलेटेड जितने भी पोर्शंस होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। और खंडान्वय विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, खंडान्वय विधि के अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को निकालते हैं और उसका उत्तर हम वहां से ले लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा नाटक शिक्षण। अब क्या होगा, नाटक शिक्षण। अपन ने देखो व्याकरण पढ़ ली, अपन ने गद्य पढ़ लिया, अपन ने पद्य पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नाटक शिक्षण। ठीक है, नाटक शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यदि मित्रों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और इनसे रिलेटेड यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे वह भी पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो आपके लिए जो रोजाना क्लास लाई जा रही है, अलग अलग जगह से इकट्ठी करके आपके लिए क्लास लाई जा रही है, कृपया आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने मित्रों के साथ में बांटें, क्योंकि यह न केवल हिंदी संस्कृत के छात्रों के लिए, हिंदी के छात्रों के लिए भी सेम क्लास है ना। और ये सी-टेट, आर-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उन सभी में शिक्षण विधियां निश्चित रूप से पूछी जाती हैं। जो आपका लैंग्वेज वाला जो प्रथम या द्वितीय जो भी आप लेते हो उनके अंतर्गत आपके जो 5 प्रश्न होते हैं वह इन्हीं से रिलेटेड होते हैं और एक एक प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इनको यदि अपन सरसरी निगाह से आप पढ़ भी लोगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।